इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन कनेक्शन ऑफ द वाइंडिंग टू द कम्यूटेटर सेगमेंट्स। आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होता है उसको कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया है, इस कनेक्शन की बुनियाद पे टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग है। एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। इन टू वाइंडिंग्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स। अगर आर्मेचर के ऊपर सिंगल सेट ऑफ वाइंडिंग हो तो इसको हम सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। अगर टू सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स हो तो इसको हम डुप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। और अगर थ्री सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स हो तो इसको हम ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। इन वाइंडिंग्स की आर्मेचर के ऊपर अरेंजमेंट किस तरह होती है? वाइंडिंग्स कैन बी अरेंज्ड प्रोग्रेसिवली और रिट्रोग्रेसिवली। सो इन टर्म्स को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। लैप वाइंडिंग में क्या होता है? आर्मेचर के ऊपर जो कॉइल्स बाउंड होते हैं उनको एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। सो कॉइल एंड्स आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स। नाउ लेट्स अप्लाई दिस स्टेटमेंट टू द गिवन मशीन। ये एक 6 पोल मशीन है और इसके आर्मेचर में 12 स्लॉट्स हैं। इस मशीन के आर्मेचर की हम लैप वाइंडिंग करें, बट बिफोर लेट्स कैलकुलेट द कॉइल पिच। As we know, coil pitch is equal to total number of slots divided by total number of poles। इस मशीन में 12 स्लॉट्स है डिवाइडेड बाई 6 पोल्स है। 12 डिवाइडेड बाई 6 इट गिव्स 2। सो इस मशीन के लिए कॉइल पिच क्या है? 2 है। नाउ लेट्स कनेक्ट द कॉइल्स टू द कम्यूटेटर सेगमेंट। हम कॉइल 1 को कनेक्ट करते हैं एक कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेगमेंट नंबर 1। दिस इज कॉइल नंबर 1। कॉइल नंबर 1 के एक साइड को स्लॉट नंबर 1 से पास किया। दूसरा साइड कौन से स्लॉट में जाएगा? क्योंकि कॉइल पिच 2 है, 2 प्लस 1 इट गिव्स 3। तो इस कॉइल का एक साइड स्लॉट नंबर 1 में है, दूसरा साइड स्लॉट नंबर 3 में जाएगा। ये हुआ कॉइल नंबर 1। कॉइल नंबर 1 के एक एंड को कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के साथ कनेक्ट किया और दूसरे को कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के साथ कनेक्ट किया। अब हम कॉइल नंबर 2 को कनेक्ट करते हैं। कॉइल नंबर 2 के लिए हम इसी सेगमेंट से स्टार्ट लेते हैं। एक साइड स्लॉट नंबर 2 में आया, दूसरा साइड कॉइल का कौन से स्लॉट में जाएगा? 2 प्लस कॉइल पिच 2, इससे 4 आता है, तो दूसरा साइड 4 में जाएगा। ये हुआ कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 2 के एंड्स को कम्यूटेटर सेगमेंट 2 और 3 के साथ कनेक्ट किया। अब अगर हम सेगमेंट 1 और 3 से देखें तो कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 ये सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि कम्यूटेटर के सेगमेंट आपस में इंसुलेटेड होते हैं। इस फाइंडिंग से हम एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये कॉइल नंबर 1 का स्टार्टिंग साइड है और ये फिनिशिंग साइड है। इसी तरह ये कॉइल 2 का स्टार्टिंग साइड है और ये फिनिशिंग साइड है। सो लैप वाइंडिंग में एक कॉइल का फिनिशिंग कॉइल नंबर 1 का फिनिशिंग एंड कॉइल नंबर 2 के स्टार्टिंग एंड के साथ कनेक्ट होता है ऑन द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट। Let's connect all the coils in this fashion. Now let's connect coil number 3 by using lap winding. Coil number 3 को कम्यूटेटर सेगमेंट 3 और 4 के साथ कनेक्ट करेंगे।
इसका एक साइड स्लॉट नंबर 3 में है, 3 + 2 से 5 आता है, दूसरा साइड 5 में आएगा। Now by following this procedure we connect all the coils to the commutator segments. चूंकि हर दूसरा कॉइल पहले कॉइल के साथ ओवरलैप करता है, इसलिए इस किस्म के वाइंडिंग को लैप वाइंडिंग कहते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया? सेगमेंट नंबर 1 और एंड कहाँ पे किया? सेगमेंट नंबर 1। इसलिए हम कह सकते हैं वाइंडिंग इज क्लोज्ड अपॉन इटसेल्फ। आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होता है वो एक क्लोज सर्किट बनाता है। इस केस में कॉइल नंबर 1 कम्यूटेटर सेगमेंट 1 और 2 के साथ कनेक्ट है। कॉइल का ये स्टार्टिंग साइड है, स्टार्टिंग साइड कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के साथ कनेक्ट है, और ये फिनिशिंग साइड है, ये 2 के साथ कनेक्ट है। इसलिए कम्यूटेटर पिच इस केस में 1 है, क्योंकि 2 - 1 से 1 आता है। इसलिए इस केस में कम्यूटेटर पिच क्या है? कम्यूटेटर पिच को हम YC से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में कम्यूटेटर पिच 1 है। अगर कम्यूटेटर पिच 1 हो तो ऐसे वाइंडिंग को हम सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं, और चूंकि ये लैप वाइंडिंग है इसलिए इसको सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कहते हैं। इस केस में चूंकि वाइंडिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोग्रेस होता चला गया, इसलिए इस किस्म के वाइंडिंग को हम प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के केस में कॉइल का फिनिशिंग साइड हाई वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होता है, और स्टार्टिंग साइड लोअर वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होता है। जैसा कि कॉइल 1 का फिनिशिंग 2 के साथ कनेक्ट है और स्टार्टिंग 1 के साथ कनेक्ट है। इसी तरह कॉइल 2 का फिनिशिंग 3 के साथ कनेक्ट है और स्टार्टिंग 2 के साथ कनेक्ट है। इसलिए हाई माइनस लो से पॉजिटिव वैल्यू आता है। इसलिए प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के केस में कम्यूटेटर पिच हमेशा पॉजिटिव रहता है, जैसा कि इस केस में कम्यूटेटर पिच +1 है। अगर कम्यूटेटर पिच 1 हो तो ऐसे वाइंडिंग को हम सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। लेट्स सी, अगर आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव होता तो आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग की अरेंजमेंट किस तरह होती? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेगमेंट नंबर 1। हमने सेगमेंट नंबर 1 से स्टार्ट लिया, कॉइल के साइड को स्लॉट नंबर 2 से पास किया। क्योंकि इस मशीन के लिए कॉइल पिच 2 है, इसलिए इसका दूसरा साइड स्लॉट नंबर 12 में आएगा। कम्यूटेटर सेगमेंट 12 के साथ कनेक्ट करें। यहाँ से दूसरा कॉइल स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग साइड ऑफ द कॉइल, चूंकि कॉइल पिच 2 है इसलिए दूसरा साइड 11 में आएगा। अब इस सेगमेंट से तीसरा कॉइल स्टार्ट होगा। कॉइल को 2 का पिच दे दे, इसका दूसरा साइड स्लॉट नंबर 10 में आएगा। अगर आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग इस मैनर में अरेंज हो तो इसको हम रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। इस केस में वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोग्रेस होता है। इस किस्म के वाइंडिंग को हम रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के केस में कम्यूटेटर पिच नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉइल का स्टार्टिंग एंड हाई वैल्यू कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होता है और फिनिशिंग एंड लोअर वैल्यू कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होता है। जैसा कि इस येलो कॉइल के केस में स्टार्टिंग एंड 12 के साथ कनेक्ट है और फिनिशिंग एंड 11 के साथ कनेक्ट है। 11 - 12 से नेगेटिव वैल्यू आता है। इस केस में कम्यूटेटर पिच क्या है? -1। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के केस में कम्यूटेटर पिच नेगेटिव होता है।
Now let's see how simplex, duplex and triplex lay pointing looks on a linear diagram. ये हमारे पास कम्यूटेटर सेगमेंट्स है। इस केस में हम आर्मेचर की सिंप्लेक्स वाइंडिंग करेंगे, इस केस में डुप्लेक्स वाइंडिंग करेंगे और इस केस में ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग करेंगे। नाउ सिंप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच प्लस माइनस 1 के बराबर होता है, +1 फॉर प्रोग्रेसिव और -1 फॉर रिट्रोग्रेसिव। डुप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच +-2 होता है, प्लस फॉर प्रोग्रेसिव एंड माइनस फॉर रिट्रोग्रेसिव। जबकि ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच +-3 होता है। इस केस में सिंगल सेट ऑफ वाइंडिंग होता है, इस केस में 2 सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स होते हैं और इस केस में 3 सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स होते हैं। और इन तीनों केसेस में हम ले पॉइंटिंग करेंगे आर्मेचर की। पहले हम आर्मेचर की सिंप्लेक्स ले पॉइंटिंग करते हैं। पहले हम कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से स्टार्ट लेते हैं। ये कॉइल नंबर 1 है। कॉइल नंबर 1 का स्टार्टिंग साइड, कॉइल नंबर 1 के स्टार्टिंग साइड को 1 के साथ कनेक्ट किया और फिनिशिंग को 2 के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि कम्यूटेटर पिच हमारे पास 1 है, 2 - 1 से 1 आता है। दूसरा कॉइल 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये ले पॉइंटिंग है। दूसरा एंड 3 के साथ कनेक्ट होगा। नाउ फॉलोइंग दिस प्रोसीजर वी कैन कनेक्ट ऑल द कॉइल्स टू द कम्यूटेटर सेगमेंट। अब वाइंडिंग 1 से स्टार्ट हुआ, ये प्रोग्रेस होते हुए फिर 1 के साथ कनेक्ट हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होता है वो एक क्लोज लूप बनाता है। इस डायग्राम में हम आर्मेचर की डुप्लेक्स वाइंडिंग करते हैं। डुप्लेक्स वाइंडिंग में हम कम्यूटेटर पिच को 2 रखते हैं। सो लेट्स सी, ये कम्यूटेटर, ये कॉइल का साइड नंबर 1 है, दूसरा साइड 3 के साथ कनेक्ट होगा क्योंकि कम्यूटेटर पिच 2 है। इस तरह कॉइल नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। इस कॉइल का दूसरा साइड कम्यूटेटर सेगमेंट 5 के साथ कनेक्ट होगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान कम्यूटेटर पिच 2 है। By following this procedure, we connect all the coils to the commutator segments. ये सिंगल सेट ऑफ वाइंडिंग हुआ। सेकंड सेट ऑफ वाइंडिंग को 2, 4, 6 के साथ कनेक्ट करते हैं। इस केस में हम आर्मेचर की ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग करेंगे। ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच को 3 रखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कम्यूटेटर सेगमेंट 1। ये कॉइल का स्टार्टिंग साइड है, स्टार्टिंग साइड को 1 के साथ कनेक्ट किया, फिनिशिंग एंड को 4 के साथ कनेक्ट करते हैं क्योंकि कम्यूटेटर पिच को 3 रखेंगे। 4 - 1 से क्या आता है, 3। सेकंड कॉइल का स्टार्टिंग साइड यहाँ 4 से स्टार्ट होगा और फिनिशिंग एंड 7 के साथ कनेक्ट होगा। ये सिंगल सेट ऑफ वाइंडिंग है। दूसरा सेट ऑफ वाइंडिंग 2 एंड 5 के साथ कनेक्ट होगा। तीसरा सेट ऑफ वाइंडिंग 3, 6 और 9 के साथ कनेक्ट होगा। So for simplex lap winding, commutator pitch is ±1, for duplex ±2, and for triplex ±3. So in general, for mplex lap winding, commutator pitch is equal to ±m. So if there are m set of windings on armature, then the commutator pitch will be ±m. Now let's come back to the original discussion. तो ये डायग्राम इस डायग्राम का सिंप्लीफाइड वर्जन है। इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके ये डायग्राम हासिल हुआ। इस डायग्राम में ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3। इस तरह इस डायग्राम में 12 सेगमेंट्स है।
इन सेगमेंट्स के दरमियान गैप रखा हुआ है क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट आपस में इंसुलेटेड होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट 1, 3, 5, 7, 9 और 11 के साथ ब्रशेस कनेक्ट किए हुए हैं। इस मशीन में 6 ब्रशेस है। जब इस आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जिसकी वजह से कॉइल्स में करंट फ्लो करता है। ये रेड एरो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। करंट की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इस डायग्राम में ये रेड एरो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। इस डायग्राम में कम्यूटेटर सेगमेंट 1 पे करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द कम्यूटेटर सेगमेंट है। इस ब्रश की पोलैरिटी को हम नेगेटिव लेते हैं, जबकि इस कम्यूटेटर सेगमेंट में करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस सेगमेंट, इसलिए इस ब्रश की पोलैरिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह इस कम्यूटेटर सेगमेंट में करंट अवे फ्रॉम दिस सेगमेंट है, इसलिए इस ब्रश की पोलैरिटी को नेगेटिव लेते हैं। इसमें टुवर्ड्स कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसलिए इस ब्रश की पोलैरिटी को पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए अगर करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द कम्यूटेटर सेगमेंट हो तो ब्रश की पोलैरिटी को हम नेगेटिव लेते। अगर करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द कम्यूटेटर सेगमेंट हो तो ब्रश की पोलैरिटी को हम पॉजिटिव लेते। इस नेगेटिव और पॉजिटिव ब्रश के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन टू कॉइल्स के रिजल्टेंट ईएमएफ के बराबर है। इस तरह इस ब्रश और इस ब्रश में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉइल नंबर 3 और 4 के रिजल्टेंट ईएमएफ के बराबर है। टू ब्रशेस के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनमें ओनली टू कॉइल्स कंट्रीब्यूशन पेश करते हैं। इन टू ब्रशेस के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन टू ब्रशेस के दरमियान भी होगा। Potential difference is the same for all pair of brushes. इस डायग्राम में नेगेटिव ब्रशेस को आपस में कनेक्ट करके सिंगल कनेक्शन लिया और पॉजिटिव ब्रशेस को आपस में कनेक्ट करके सिंगल कनेक्शन लिया। इस जनरेटर के 2 टर्मिनल्स हासिल होते। ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है और ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है। इस मशीन में 6 पोल्स है और इस मशीन को हम ले पाउंड किया है। नाउ लेट्स सी कि इस मशीन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं। ये पैरेलल पाथ नंबर 1 है, पैरेलल पाथ नंबर 2 एंड पैरेलल पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4, 5 एंड 6। इस मशीन के अंदर 6 पैरेलल पाथ बनते हैं और 6 ब्रशेस है। नाउ इस डिस्कशन से ये क्लियर हुआ कि एक ले पाउंड डीसी मशीन के अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ ब्रशेस ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को ए से रिप्रेजेंट करते, ये बराबर होगा नंबर ऑफ पोल्स के, पोल्स को पी से रिप्रेजेंट करते और ये दोनों बराबर होंगे नंबर ऑफ ब्रशेस के। नाउ ये पैरेलल पाथ किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ वाइंडिंग पे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ वाइंडिंग को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एम्प्लेक्स लैप वाइंडिंग तो आर्मेचर वाइंडिंग अगर एम्प्लेक्स लैप वाइंडिंग हो तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या होंगे? m इंटू p। फॉर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग m is equal to 1. So the number of parallel path is equal to P. For duplex lap winding, M is equal to 2. So A will be equal to 2 into P. For triplex lap winding, M is equal to 3. So A is equal to 3 times P.
सिंप्लेक्स ले पॉइंटिंग में आर्मेचर के ऊपर सिंगल सेट ऑफ पॉइंटिंग होता है। जैसा कि इस केस में सिंगल सेट ऑफ पॉइंटिंग है। इस पॉइंटिंग में 6 पैरेलल पाथ्स हैं और 6 पोल्स है। अगर आर्मेचर के ऊपर 2 सेट ऑफ पॉइंटिंग हो तो उसको डुप्लेक्स कहते हैं। चूंकि एक सेट ऑफ पॉइंटिंग में 6 पैरेलल पाथ है, इसलिए 2 सेट ऑफ पॉइंटिंग में 12 पैरेलल पाथ होंगे। इसलिए अगर इस केस में आर्मेचर के ऊपर डुप्लेक्स पॉइंटिंग होता तो उसमें 12 पाथ्स होते, और अगर आर्मेचर के ऊपर ट्रिप्लेक्स पॉइंटिंग होता इस केस में तो इसमें कितने पैरेलल पाथ होते? 18 पैरेलल पाथ्स होते। Now let's further simplify this diagram to clearly understand the connections. Let's simplify this diagram to clearly observe the armature circuit. इस डायग्राम में जो कॉइल्स है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, कॉइल 4, कॉइल 3, और ये सारे कॉइल आपस में कनेक्ट है। लेट्स टेक फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट्स। इस पॉइंट पे कॉइल 2 और 3 कनेक्ट है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। सो लेट्स कनेक्ट दीज कॉइल 2 एंड 3। इस डायग्राम में ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। कॉइल 6 एंड 7 इस पॉइंट पे कनेक्ट है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए इस डायग्राम में कॉइल 6 एंड 7 को कनेक्ट करें। इस तरह कॉइल 10 एंड 11 इस पॉइंट पे कनेक्ट है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। सो कॉइल 10 कनेक्ट विद कॉइल 11। सो ये 3 पॉजिटिव पॉइंट हासिल हुए। इस डायग्राम में इन 3 पॉजिटिव पॉइंट को इस पॉइंट पे कनेक्ट करके सिंगल कनेक्शन दिया। सो लेट्स कनेक्ट दीज 3 पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स को हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट करके ये सिंगल कनेक्शन दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब हम नेगेटिव पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। कॉइल नंबर 4 एंड 5 इस पॉइंट पे कनेक्ट है जो कि नेगेटिव पॉइंट बनाता है, इसलिए कॉइल 4 को 5 के साथ कनेक्ट करें। कॉइल 8 एंड 9 इस पॉइंट पे कनेक्ट है और ये नेगेटिव पॉइंट बनाता है, इसलिए कॉइल 8 और 9 को कनेक्ट करें, ये नेगेटिव पॉइंट है। और इस तरह कॉइल 1 एंड 12 इस पॉइंट पे कनेक्ट है जो कि नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए कॉइल 1 एंड कॉइल 12 को कनेक्ट करें। सो ये 3 नेगेटिव पॉइंट्स हासिल हुए। इस डायग्राम में इन तीनों पॉइंट्स को फर्दर कनेक्ट करके सिंगल कनेक्शन दिया है, इसलिए इन तीनों पॉइंट को फर्दर कनेक्ट करें। ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये डायग्राम इस डायग्राम का इक्विवेलेंट सर्किट है। इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके ये डायग्राम हासिल हुआ। नाउ लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई दिस डायग्राम। इस डायग्राम में ये जो पॉइंट्स है इसको हम एज ए सिंगल पॉइंट ले सकते हैं और इन पॉइंट्स को भी एज ए सिंगल पॉइंट ले सकते हैं। सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस डायग्राम वी गेट दिस डायग्राम। इस डायग्राम के इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये सिंगल पॉइंट बनाया और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये पॉइंट हासिल हुआ। ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये डायग्राम आर्मेचर का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये चूंकि लैप ऑन डीसी मशीन है, इसलिए इसमें मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ लैप ऑन डीसी मशीन। लैप वाइंडिंग चूंकि मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी हाई होती है, और चूंकि ये सारे पाथ्स पैरेलल में कनेक्ट है इसलिए इसकी वोल्टेज कैपेसिटी लो होती है। इसलिए लैप ऑन मशीन को हैज ए हाई करंट लो वोल्टेज मशीन इस्तेमाल करते हैं।